गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं यह है किर्चहॉफ्स लॉ। ऐसे जनरल बोलचाल में लोग इसको किर्चहॉफ्स लॉ कह देते हैं, लेकिन अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यह है किर्चहॉफ्स लॉ। और ये इस चैप्टर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे जब आप इसको पढ़ेंगे तो जो लॉ है उसको याद रखना आसान है, आप लॉ को ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको अप्लाई करना और इस पे न्यूमेरिकल बनाना ये थोड़ा समझने वाला चीज़ है। तो इस टॉपिक को बहुत केयरफुल्ली और ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी निश्चित तौर पे आपको मिलेंगे, और इसके बाद और भी जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे हर जगह आपको किर्चहॉफ्स लॉ का यूज मिलेगा। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के हेल्प से हम लोग सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, करंट कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ हम लोग कर लेते थे। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, किसी सर्किट में एक से ज़्यादा सेल हो, कोई सर्किट ऐसा हो जिसमें रेसिस्टेंस का आपको सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन पता नहीं चले, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए हम लोग जो लॉ यूज़ करते हैं दैट इज़ किर्चहॉफ्स लॉ। ये किर्चहॉफ्स लॉ दिया गया था इन द ईयर 1842, और किर्चहॉफ्स का दो लॉ है। इसका जो फर्स्ट लॉ है यह है किर्चहॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसी को हम लोग कहते हैं जंक्शन लॉ, या इसी को हम लोग कहते हैं करंट लॉ, किर्चहॉफ्स करंट लॉ। तो ये किर्चहॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? तो अब देखिए कि बात कोई नई नहीं है, हम लोग इससे पहले भी जो पढ़े हैं वही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन अलग वे में करते हैं। जैसे आप कभी पढ़े होंगे इससे पहले पिछले क्लासेस में कि मान लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। कैसा सर्किट है? इस तरह से मान लीजिए कि एक रेसिस्टेंस, ये दूसरा रेसिस्टेंस, ये तीसरा रेसिस्टेंस, और इसमें मान लीजिए कि एक यहाँ पे हमने क्या किया, तो एक सेल कनेक्ट कर दिया। सेल कनेक्ट कर दिया, ये सर्किट है हमारा। और इस सर्किट में अगर यहाँ से करंट मान लीजिए आई फ्लो कर रहा हो, टोटल करंट, तो आप क्या करते हैं, करंट आई, आप कहते हैं यहाँ तक करंट कितना आया, आई, और इस पॉइंट पे आके करंट दो पार्ट में बट गया। एक मान लीजिए करंट I1 और एक मान लीजिए करंट I2। तो आप इस सर्किट में क्या कहते हैं कि जो टोटल करंट आई है, ये जो पॉइंट यहाँ पे है, इसी को हम लोग कहते हैं जंक्शन, जहाँ से फिर करंट अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस जंक्शन पे करंट आ रहा है कितना, आई, और ये जो करंट यहाँ से दो पार्ट में बटा I1 और I2, तब आप क्या कहेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2। इतना बात आप समझ रहे हैं? तो अब देखिए, इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा कहना चाहें स्टेटमेंट, तो क्या कहेंगे कि आप देखिए कि ये जो I है ये इनकमिंग करंट, इस जंक्शन पे करंट आ रहा है, और I1 और I2 क्या है, आउटगोइंग करंट, ये करंट जा रहा है। तो इनकमिंग करंट और ये टोटल आउटगोइंग करंट क्या है, इक्वल है। अब बताइए, इसमें कोई नई बात तो नहीं है, इतना बात तो हम समझ रहे हैं। तो यही किर्चहॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहता है। किर्चहॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग करंट लॉ कहते हैं, क्योंकि ये किसी सर्किट में किसी जंक्शन पे आपको करंट का इन्फॉर्मेशन देता है। इसको हम लोग जंक्शन लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम लोग किसी जंक्शन पे ही अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से इसको अगर हम समझ रहे हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। तो अब आप देखिए कि किर्चहॉफ्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट यही है। क्या स्टेटमेंट है? तो आप कहेंगे यहाँ पे कि इट स्टेट्स दैट द टोटल इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है।
तो एकदम आसान है, याद रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कंसेप्ट का ज़रूरत होगा। अब देखिए इसी स्टेटमेंट को हम लोग दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं। कैसे करते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी जंक्शन पे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट जीरो है। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी पॉइंट पे किसी जंक्शन पे जो टोटल आप करेंगे जो टोटल करंट है उसका अलजेब्रिक सम क्या है, जीरो है। दैट इज आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का कोई जंक्शन ना तो वो किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह एक्ट करता है, ना आप करंट को कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, जितना आया है उतना चला जाएगा। सिंपल सा जिंदगी का लॉ है, जो आया है सो जाएगा, बात खत्म है। तो अब देखिए यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं कि अगर इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव में लेते हैं तो आउटगोइंग करंट को नेगेटिव में लेंगे। नोट है यहाँ पे, इफ द इनकमिंग करंट इज टेकन पॉजिटिव देन द आउटगोइंग करंट इज टेकन नेगेटिव। या आप इसका उल्टा भी यूज कर सकते हैं, अगर हम आउटगोइंग को ही पॉजिटिव लें तो इनकमिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस लॉ को समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, फिर जब आगे अप्लाई करेंगे तब इसको और बढ़िया से समझ में आएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखिए। कंसीडर ए जंक्शन O in an electrical circuit at which currents I1, I2, I3, I4 and I5 are flowing through the 5 conductors in the directions as shown in figure। कह रहा है कि एक जंक्शन है, सिर्फ जंक्शन शो कर रहे हैं, पूरा सर्किट शो नहीं कर रहे हैं कि करंट की कैसे आ रहा है। तो कह रहा है कि इस जंक्शन पे आप देखिए, ये जंक्शन है, इसका नाम है O। अब यहाँ पे 5 कंडक्टर्स हैं और सब में करंट फ्लो कर रहा है, और डायरेक्शन देखिए यहाँ दिया हुआ है। ये जो I1 है ये इस जंक्शन के लिए क्या है, इनकमिंग है। I2 भी इनकमिंग है। I3 आप डायरेक्शन देखिए ये आउटगोइंग है। ये I4 ये भी इनकमिंग है, और ये जो I5 है ये क्या है, आउटगोइंग है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से हम लोग कह सकते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट कितना होगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I4। तो आप कहेंगे यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I4 टोटल इनकमिंग करंट। और आप देखिए टोटल आउटगोइंग कितना है, I3 और ये I5, तो टोटल आउटगोइंग हो गया I3 प्लस I5। तो टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इसी को अगर हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से अरेंज करें तो आप देखिए I1 प्लस I2, इस I3 को उधर ले आए तो माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। तो क्या कहेंगे कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट क्या है, 0 है, लेकिन उसमें साइन कन्वेंशन आपको यूज करना होगा। तो यही किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है कि टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट के इक्वल है। या आप कह सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज 0। और ये जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करता है, यानी जितना चार्ज किसी पॉइंट पे आया उतना चार्ज गया। तो आप कहेंगे ये हम लोगों को क्या बताता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है किस फिनोमेनन पे, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ उम्मीद है समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही आसान है, तो इसको बहुत ध्यान से याद रखना है। फिर आज आप इसी को अप्लाई करेंगे तब फिर आप देखेंगे कि कितना समझ में आया। अब देखिए किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को ही हम लोग लूप लॉ भी कहते हैं, या इसी को हम लोग वोल्टेज लॉ कहते हैं, क्योंकि यह किसी सर्किट में आपको टोटल वोल्टेज का इंफॉर्मेशन देता है। और इसको जो हम लोग अप्लाई करते हैं तो किसी लूप के लिए करते हैं। तो लूप दैट इज किसी सर्किट का कोई क्लोज्ड पार्ट। तो एक सर्किट में आप देखेंगे कि बहुत सारे लूप्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक सिंपल सा यहाँ सर्किट बना रहे हैं, एक सेल है, एक रेसिस्टेंस है यहाँ पे, और देखिए एक रेसिस्टेंस यहाँ भी है। अब देखिए कि इसमें लूप किसको कहेंगे, तो आप कहेंगे कि इसमें मान लीजिए करंट इस तरह से यहाँ फ्लो किया,
इस पॉइंट पे आके करंट दो पार्ट में बट गया, एक करंट इधर गया, एक करंट इधर आया। तो इस सर्किट में आप देखिए, यहाँ से अगर हम कहें कि इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को देखिए, ये क्या है, एक क्लोज लूप है। नीचे वाला पार्ट क्या है, ये भी एक क्लोज लूप है। या हम इस बड़े वाले पार्ट को देखें, ये भी क्या है, एक क्लोज लूप है। तो एक सर्किट में बहुत सारे क्लोज लूप हो सकते हैं। तो कहता है इसको जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो किसी क्लोज लूप के लिए करेंगे। अब इसमें एक बात आप और देखिए, जैसे हम लोग इससे पहले भी देखे हैं, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई सर्किट है इस तरह से, एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, एक मान लीजिए यहाँ सेल है, इस सेल का ईएमएफ कितना है, ई, और मान लीजिए ये जो दो रेसिस्टेंस है यहाँ पे, एक R1 है और एक R2 है। तो अगर मान लीजिए कि इससे टोटल करंट फ्लो कर रहा हो I, तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, तो ओम्स लॉ से हम लोग इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं कि टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया, सीरीज में है तो R1 प्लस R2, और इनटू हम कर दें I, दिस इक्वल टू कितना हो गया, E। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सेपरेट कर ले तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू आई प्लस R2 इंटू आई इक्वल टू ई। अब ये सिंपल सर्किट है और इसको हम लोग जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट, करंट और उससे फ्लो होने वाले रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट, ये भी एक करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट, और फिर आपने क्या किया, इसका सम कर दिया, और ये किसके बराबर है, ईएमएफ के बराबर है। तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। तो यही चीज़ हम लोगों को किरचॉफ्स सेकेंड लॉ कहता है। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ क्या कहता है, तो अब देखिए यहाँ पे, इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रेसिस्टेंसेस एंड करेंट्स फ्लोइंग थ्रू दैम इज इक्वल टू द टोटल ईएमएफ। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी लूप में, किसी क्लोज्ड पार्ट में रेसिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट का सम उस लूप के टोटल ईएमएफ के इक्वल होगा। तो आप देखिए, इसको भी हम लोग दूसरे स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट इसका कहता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन ए क्लोज्ड पार्ट दैट इज लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था, फर्स्ट लॉ कह रहा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट जीरो होगा, और सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जीरो होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसमें भी एक कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन है। जब किसी क्लोज लूप में करंट फ्लो करता है तो आइदर वह करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे देखिए नोट में लिखे हैं कि इफ़ द ईएमएफ एंड करंट flowing in clockwise direction is taken positive, then the EMF and current flowing in anti-clockwise direction is taken negative. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप EMF और करंट को पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लेना होगा, नेगेटिव। या आप चाहे तो अपोजिट भी यूज कर सकते हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज को ही नेगेटिव लेंगे। तो इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अगर समझना चाहें तो देखिए, अभी जो सर्किट हम लोग बनाए थे, इस सर्किट में देखिए कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो आप घड़ी के सुई को देखते हैं मूव करते हुए। अगर हम इस ऊपर वाले लूप में देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, यानी करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है। और अगर नीचे वाले लूप को हम देखेंगे तो करंट इसमें ऐसे आ रहा है, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इस बात को समझना है। और अगर हम पूरे लूप को देखें तो आप कहेंगे कि इस हाफ वाले पोर्शन में करंट ऐसे क्लॉकवाइज है और हाफ वाले पोर्शन में करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक ही लूप में अलग अलग ब्रांचेज में करंट अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और ईएमएफ का डायरेक्शन, करंट तो हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे करंट लेते हैं तो उसका डायरेक्शन तो आप बता देते हैं कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ईएमएफ का डायरेक्शन
तो अब देखिए अगर हम ऊपर वाले लूप के लिए लेते हैं तो बैटरी का ये पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव और ये छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल, तो हम लोग इसको पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ऐसे टर्न करते हैं। कैसे करेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इनसाइड द लूप। तो आप कहेंगे कि ये कैसे है? क्लॉकवाइज। ये ईएमएफ कैसा है? क्लॉकवाइज। और अगर नीचे वाले लूप के लिए लेंगे तो आप कहेंगे कि इसको हम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे करेंगे। तो सेल वही है, लेकिन अगर उसी को हम लोग ऊपर और नीचे दोनों अलग अलग लूप के लिए लेंगे तो एक में कहेंगे क्लॉकवाइज, दूसरे में कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लीजिए अगर आपको पूछा जाए कि बताइए इस लूप में क्या है, इस लूप में ईएमएफ किस डायरेक्शन में है, तो आप कहेंगे इसमें हम लोग इस तरह से ले रहे हैं, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे नहीं, ये गलत है, क्योंकि आपको लेना किस में है? इनसाइड। तो इस तरह से लेंगे। तो आप कहेंगे कि इस सर्किट में अगर हम ईएमएफ लेंगे तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड। ये क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो इस बात को बहुत प्रॉपरली समझना है। तो ये जो किरचॉफ्स सेकेंड लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। किरचॉफ सेकेंड लॉ किस लॉ पे काम करता है? तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको जरा सा एक्सप्लेनेशन इसका समझिए, इसको बहुत गौर से समझिएगा। यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, कंसीडर ए सर्किट ABCD कंटेनिंग 2 सेल्स एंड 5 रेसिस्टेंसेस एज शोन इन फिगर। अब देखिए इस सर्किट को देखिए, इसमें क्या है? 2 सेल है एंड देर आर 5 रेसिस्टेंसेस। अब इसमें हम लोग को किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को अप्लाई करना है। तो किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को हम लोग अप्लाई करें उसके पहले आपको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, और ये आपको मानना होगा। कोई भी इस तरह का सर्किट रहेगा तो आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो अब आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि एक सेल है यहाँ E1, इसका ईएमएफ है, एक सेल यहाँ है, इसका ईएमएफ E2 है, एक रेसिस्टेंस R1, R2, R3, ये R4 और ये R5। तो अब मान लीजिए कि ये जो सेल है इससे हम मान लेते हैं कि करंट कितना फ्लो किया? I1। करंट इससे कितना फ्लो किया? I1। और एक सेल यहाँ है, इससे कितना करंट फ्लो करेगा? तो हम मान लेते हैं कि ये करंट कितना है? I2। अब देखिए I1 इधर से आया इस ए पॉइंट पे, I2 इधर से आया, तो इस जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट कितना हुआ? तो I1 प्लस I2। तो इधर वाले ब्रांच में जो करंट आएगा फर्स्ट लॉ से, टोटल इनकमिंग टोटल आउटगोइंग के बराबर होगा। यानी हम कहेंगे इसमें जो करंट आया वो कितना है? I1 प्लस I3। अब देखिए यहाँ तक आया। अब यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है, तो आप कहेंगे इसमें भी करंट कितना आ गया? I1 प्लस I3। अब ये I1 प्लस I3 फिर इस जंक्शन तक आया। अब यहाँ पे करंट फिर 2 पार्ट में बटेगा। तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि जिस सेल से हम जितना करंट लेते हैं उसको उतना करंट फिर रिटर्न भी हो जाना चाहिए। तो इससे अगर आप I2 करंट लिए थे तो इसमें भी करंट आपको I2 लौटा दीजिए, और इधर से करंट आप I1 लिए थे तो इसको आप I1 लौटा दीजिए। तो ये हो गया करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस जंक्शन पे भी देखिए इनकमिंग कितना है? सॉरी, I1 प्लस ये I2 है। इनकमिंग कितना है? I1 प्लस I2। और यहाँ पे देखिए आउटगोइंग कितना है? I1। तो दोनों जंक्शन पे यहाँ पे भी इनकमिंग आउटगोइंग के बराबर, और यहाँ पे भी इनकमिंग आउटगोइंग के बराबर। तो इस तरह से हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे किरचॉफ्स सेकेंड लॉ का यूज करके इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये बात अब मेनली समझना है। तो अब देखिए कि यहाँ पे अलग अलग लूप है। जैसे देखिए एक लूप है ABCA, ABC फिर लौट के आना है A तक, एक लूप हुआ। एक लूप आप कहेंगे ACDA, दूसरा लूप हो गया। और तीसरा लूप आप देखिए ABCDA, ये भी एक लूप है। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से अब अप्लाई करें, तो अब देखिए एक लूप हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ABCA। इस लूप में करंट देखिए ये ऊपर वाले इधर से आ रहा है करंट ऐसे। तो ये जो CB और A, इस लूप में करंट कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। और नीचे जो पार्ट है इस वाले पार्ट में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है।
जब हम लोग ऊपर वाले लूप को देख रहे हैं तो हम लोग नीचे वाले पार्ट को इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए ये करंट इधर आके तो ऐसे आ रहा है, लेकिन जब ऊपर वाले लूप के लिए लेंगे तो ये करंट हम लेंगे कैसे, क्लॉकवाइज। इस सेल का ईएमएफ कैसे है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव, ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और इस सेल का ईएमएफ यहाँ पॉजिटिव टू निगेटिव, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो अब आप देखिए कि अगर हम लूप ये लें ए बी सी ए, तो इक्वेशन क्या होगा, तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लें, तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो क्या हो गया, I1 R1, ये पॉजिटिव, तो I1 R1 प्लस में लिए, I1 R1 प्लस में। फिर दूसरा हम लोग देखिए इसमें क्या है, ये क्लॉकवाइज है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिए हैं तो क्लॉकवाइज को निगेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट I2 R3, और फिर इसमें अगर लेंगे तो करंट और रेसिस्टेंस I1 R2, तो अब ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम साइन कन्वेंशन के साथ, और ये किसके बराबर है, तो अब देखिए कि अगर हमने करंट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है तो ईएमएफ भी एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव, यानी E1 पॉजिटिव और E2 देखिए क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। तो दिस इक्वल टू यहाँ पे कह रहे हैं E1 माइनस E2, E1 पॉजिटिव E2 नेगेटिव। तो करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम किसके बराबर हो गया, तो ये हो गया आपका E1 माइनस E2, टोटल ईएमएफ के बराबर। तो ये ऊपर वाले लूप के लिए देखें। अब इसी चीज़ को मान लीजिए अगर हम देखें नीचे वाले लूप के लिए, कौन सा लूप, तो इन लूप ACDA ऑफ द सर्किट, ACDA लूप आप देख रहे हैं, ACDA। तो इस लूप में अगर हम लोग देखें तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें करंट जब लेंगे तो देखिए करंट इस तरह से आ रहा है ऐसे, तो इस पूरे ब्रांच में करंट इस तरह से कैसा है, आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज ही है, और इस ब्रांच में एक ही सेल है और इसका ईएमएफ का डायरेक्शन लेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो या तो हम सबको पॉजिटिव लेंगे या सबको नेगेटिव लेंगे, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ही ले लेते हैं। I2 R3 प्लस इस ब्रांच में आ जाइए I1 प्लस I2 इंटू R4 प्लस इसमें आ जाइए I1 प्लस I2 इंटू R5 इक्वल टू E2। तो ये दूसरे लूप के लिए हो गया। इसी चीज़ को अगर हम तीसरे लूप के लिए अप्लाई करें, ये जो लूप है हमारा कौन सा, बड़ा वाला लूप ABCDA, तो इस लूप में अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो क्या मिलेगा, तो ABCDA में अब देखिए करंट इसमें इस तरह से आ रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज, और एक सेल है इसका भी ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे I1 R1, इसमें हो गया I1 प्लस I2 इंटू R4, फिर इसमें हो गया I1 प्लस I2 इंटू R5, फिर आप देखिए इसमें हो गया I1 प्लस I1 इंटू R2 और इक्वल टू कितना हो गया, E1। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड लॉ का यूज़ करके किरचॉफ्स किसी सर्किट के लिए इस तरह से करंट, रेसिस्टेंस और ईएमएफ के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, और फिर जैसा ज़रूरत होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करके फिर हम लोग वैसा बताते हैं। अब देखिए अभी तक हम लोग बात किए कि करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम नेट ईएमएफ के इक्वल होगा, लेकिन इसका एक दूसरा स्टेटमेंट भी था, किरचॉफ्स लॉ का एक दूसरा स्टेटमेंट भी था कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन ए क्लोज लूप इज 0। तो अगर उस तरह से इसको हम लोग अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि इसी सर्किट में एक लूप हम ले लेते हैं ABCA लूप के लिए अगर हम लोग ऑब्जर्व करें ABCA के लिए गौर कीजिए, तो इसमें करना क्या होगा कि आप किसी एक पॉइंट को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, एक पॉइंट हम सेलेक्ट कर लें यहाँ से, और फिर एक पाथ को चुनते हुए फिर लौट के वहीं तक आए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए हम A से स्टार्ट कर रहे हैं, तो A से स्टार्ट करके किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए अगर हम इधर आगे बढ़ते हैं, तो जैसे इधर आगे बढ़े तो हमको क्या मिला, यहाँ पे एक सेल,
तो ये सेल भी तो क्या है, ये भी तो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना प्रोवाइड कर रहा है, E2। अब गौर कीजिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आपको पहले स्ट्राइक किया, इसको हम लिखेंगे प्लस E2। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। अब इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्टेज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है I2R3 ओम्स लॉ से, तो हम कहेंगे I2R3। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर आप करंट के अपोजिट आगे बढ़ रहे हैं तो ये होगा निगेटिव। ये दो हो गया। फिर यहाँ से हम लोग यहाँ तक आए, अब यहाँ से आगे बढ़िए, एक रेसिस्टेंस ये है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे I1R2। ये कितना हो गया, I1R2। और ये करंट की डायरेक्शन में चूंकि हम जा रहे हैं तो इसको कहेंगे प्लस। फिर यहाँ से आगे बढ़े, फिर यहाँ देखिए एक सेल हमको मिला। अब इस सेल का लेकिन मिला पहले नेगेटिव टर्मिनल, तो इसका जो EMF यहाँ पे यूज करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे -E1। ठीक है। और फिर यहाँ से आगे बढ़े तो फिर एक रेसिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे I1R1। और ये करंट की डायरेक्शन में चूँकि आप हैं तो कहेंगे ये क्या है, प्लस। फिर लौट के हम लोग ए पॉइंट तक आ गए, तो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू कितना, 0। तो इसमें ध्यान में ये रखना होगा कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेसिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट जो लेंगे तो वो हम लेंगे पॉजिटिव में, करंट के अपोजिट जाएंगे तो निगेटिव में। और अगर सेल कहीं आपको मिल जाए बीच में तो सेल का अगर पॉजिटिव टर्मिनल मिले तो उसको प्लस में, और निगेटिव टर्मिनल मिले तो उसको माइनस में। अब देखिए इसको अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज अगर करें, इसको हम कह सकते हैं ना कि I1R1 माइनस I2R3 प्लस I1R2 इक्वल टू E1 और E2 को उधर ले जाइए, हो गया E1 माइनस E2। तो अब देखिए कि जो हम लोग पहले तरीके से किए थे, फिर यहाँ पे भी बात वही है, पहले तरीके से भी किए थे। देखिए ये आपका मिला था इक्वेशन I1R1 माइनस I2R3 प्लस I1R2 इक्वल टू E1 माइनस E2, और इस तरीके से भी किए थे। देखिए फाइनली इक्वेशन तो हमको वही मिल रहा है। तो अब ये दो तरीका है यहाँ पे, आपको जो आसान लगे, जिससे कि आसानी से जिससे आप सॉल्व कर सकें, आप उस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ से हम लोग फिर वोल्टेज और करंट का इक्वेशन लिखते हैं, और फिर इसको सॉल्व करके जैसा नीड होता है वैसा हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इस पर अगर हम लोग एक सवाल देख लें तो आपका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आज एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए। तो अब देखिए क्वेश्चन है, यूज किरचॉफ्स लॉ टू डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। और सर्किट आप देख रहे हैं, ये सर्किट है, दो सेल है, आप देखिए यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस है, और इसके अलग अलग ब्रांच में आपको क्या बताना है, करंट कितना है ये बताना है। तो अब आप गौर कीजिए कि ये 80 वोल्ट का एक सेल है, तो एक करंट मान लीजिए हम इससे ले लेते हैं I1, ले लिए। एक सेल यहाँ है, एक करंट तो इससे भी मिलेगा, हम इसको मान लेते हैं I2। ठीक है। अब यही करंट फिर बाकी पार्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब देखिए दो तरीका यहाँ हो सकता है, या तो हम ऐसा कहेंगे कि I2 करंट यहाँ तक आया, इसमें से I1 इधर आ जाए और रेस्ट आपका इधर फ्लो कर जाए, या आप ऐसा कर सकते हैं कि ये I1 यहाँ से यहाँ तक आया, अब इस जंक्शन पे जैसे आया तो एक करंट इधर जाएगा और एक करंट इधर आएगा। चूँकि इस सेल से आप I2 करंट लिए थे तो इसको तो फिर I2 ही रिटर्न करना है, इसको I2 दे दिए। अब इस I1 में से I2 इधर आ गया तो इधर कितना आया, आप कहेंगे I1 माइनस I2। अब आप चेक कर लीजिए इस जंक्शन पे इनकमिंग कितना है I1, और आउटगोइंग I1 माइनस I2 प्लस I2 दैट इज I1। तो ये आप कहेंगे कि इस तरह से करंट यहाँ पे आ गया। लेने के लिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर I2 हो गया, इधर I3 ले लें, लेकिन आपको जो वेरिएबल टर्म है वो कम से कम रखना है। इसीलिए अगर I2 इधर दिए तो I1 में से I2 निकल गया तो I1 माइनस I2 इधर ले लिए।
अब देखिए ये I1 माइनस I2 यहाँ इधर आएगा, इस ब्रांच में करंट I1 माइनस I2 यहाँ तक आया, और इधर से आ रहा है I2, दोनों को सम कर दीजिए तो I1 माइनस I2 प्लस I2, तो प्लस माइनस कैंसिल, इधर फिर कितना मिल गया I1। तो इस सेल से आप I1 करंट ड्रॉ कर रहे थे तो इसको I1 रिटर्न हो गया, और इस सेल से I2 आप ले रहे थे तो इसको I2 रिटर्न हो गया। दैट इज आपका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर वे में हो गया। अब चूंकि हमारे पास करंट निकालना है तो I1 और I2 दो वैल्यू निकालना है, दो इक्वेशन कम से कम चाहिए। तो दो इक्वेशन के लिए आपको दो लूप लेना होगा, दो इक्वेशन लेना होगा। तो आप नाम रख दीजिए यहाँ पे, मान लीजिए A, B, C, D, E और F, ये आपने नेमिंग कर दिया। अब क्या करना है, तो फर्स्ट लॉ से हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब सेकेंड लॉ से इक्वेशन लिखना है। तो अब जरा गौर कीजिए, इन लूप, कौन सा लूप, A B C D A, ये लूप आप देख रहे हैं। तो इस लूप में गौर कीजिए कि करंट इधर वाले ब्रांच में कैसा है, ऐसे देखिए एंटी क्लॉकवाइज, और इधर वाले ब्रांच में करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। और जो सेल है ये भी आपका कैसा है, ये भी है क्लॉकवाइज। तो अगर मान लीजिए कि हम क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव ले लें, तो क्लॉकवाइज, इसमें देखिए क्लॉकवाइज है तो रेसिस्टेंस 40 और करंट I2, इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, 40 I2। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है। अब एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, इसमें करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट 20 इंटू I1 माइनस I2, और तो कहीं रेसिस्टेंस नहीं है, एंड दिस इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे कि ये एक ही यहाँ पे ये सेल है, कितना हो गया 40 प्लस में। चूँकि आप एंटी क्लॉकवाइज करंट को पॉजिटिव लिए थे, सॉरी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए थे, तो क्लॉकवाइज EMF को भी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लें, ये हो गया आपका 40 I2 माइनस 20 I1 माइनस माइनस प्लस 20 I2 इक्वल टू 40, दैट इज माइनस 20 I1 प्लस 60 I2 इक्वल टू 40। और इसमें से हम 20 कॉमन ले लें तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर माइनस I1 प्लस 3 I2 इक्वल टू 2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये एक हो गया। अब दूसरा, तो दूसरा एक लूप लेना होगा, मान लीजिए नीचे वाला लूप ले लेते हैं। कोशिश ये करना है कि लूप जितना छोटा हो उतना आसान रहता है। तो हम लूप ले लेते हैं C D E F। कौन सा लूप ले लें, तो इन लूप C D E और F। इस लूप में क्या इक्वेशन होगा, तो इसमें आप देखिए कि करंट का डायरेक्शन इस तरह से करंट आ रहा है, हर एक ब्रांच में करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और सेल है ये सेल, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें देखिए ये सेल का भी EMF एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसमें सबको पॉजिटिव ले सकते हैं। तो अब देखिए एक बात और ध्यान में रखना है कि हम ऊपर वाले लूप में अगर हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हम सेकेंड वाले लूप में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लें। तो अब अगर हम इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे तो इक्वेशन देखिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ इक्वेशन आप कहेंगे 40 I2 और इसमें क्या हो जाएगा 20 I1, दैट इज हम यहाँ पे लिख रहे हैं 20 I1 प्लस 40 I2 इक्वल टू, अब देखिए टोटल EMF कितना है, तो एक EMF है आपका यहाँ पे 80 और दूसरा है 40, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों पॉजिटिव में होगा। तो दिस इक्वल टू कितना हो गया 80 प्लस 40 यानी 120। अब इसमें भी अगर हम 20 कॉमन ले लें तो ये हो गया I1 प्लस 20 I2 इक्वल टू 100, सॉरी 120 कॉमन ले लिए हैं तो दिस इक्वल टू 6। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे कहेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, तो इक्वेशन 1 है आपका माइनस I1
प्लस 3i2 इक्वल टू 2। दूसरा है आपका प्लस i1, और सॉरी ये 2 है, 20 कॉमन ले लिए थे तो 2 है, तो प्लस 2i2 इक्वल टू 6। ये i1 कैंसिल, ये हो गया आपका 5i2 इक्वल टू 8। तो देयरफॉर i2 इक्वल टू 8/5 दैट इज 1.6 एम्पियर। ये i2 एक करंट मिल गया। अब अगर हमको i2 मिल गया तो हम लोग i1 निकाल सकते हैं। अब इसका वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम इसका वैल्यू पुट कर दें, क्या मिल जाएगा? -i1 प्लस 3i2, तो 3 इंटू 1.6 इक्वल टू 2। तो देयरफॉर i1 इक्वल टू, ये हो गया आपका कितना 4.8, और 2 को इधर ले आइए तो -2, दैट इज i1 कितना हो गया 2.8 एम्पियर। तो i1 और i2 मिल गया। क्वेश्चन पूछ रहा था कि अलग अलग ब्रांच में करंट बताइए। अब इस इक्वेशन में देखिए, अगर हमको i1 और i2 मिल गया तो बाकी ब्रांच का भी करंट हम बता सकते हैं। दैट इज आप कहेंगे कि इधर वाले ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है कितना 2.8 एम्पियर, i1 का जो वैल्यू आया। इधर वाले ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है बीच वाले में, i2 जो हम लोगों को मिला है 1.6 एम्पियर। और ऊपर वाले ब्रांच में करंट, तो ऊपर वाले ब्रांच में करंट हम कह देंगे i1, ऊपर वाला करंट कितना है i1 माइनस i2, तो दिस इक्वल टू 2.8 माइनस 1.6 दैट इज 1.2 एम्पियर आंसर। तो तीनों ब्रांच का करंट मिल गया। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हो, अब देखिए इसमें बहुत सारा आप करंट के डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग तरीका यूज़ कर सकते हैं। कि करंट मान लीजिए जैसे इसमें हम इधर से लाए थे, इधर ले गए, आप चाहे तो हम इधर से ले आए। और कभी ऐसा होगा कि मान लीजिए कि हम करंट अगर इधर से ले जाते तो आपको जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव में आ जाएगा। तो अगर वैल्यू निगेटिव में भी आ जाए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन आप समझ जाइए कि हमने जिस डायरेक्शन में करंट कंसीडर किया है, एक्चुअली करंट उसके अपोजिट फ्लो कर रहा है एक्चुअल सर्किट में। तो ये किरचॉफ्स लॉ का एक बेसिक हम लोग यहाँ पे कोशिश किए इसको समझने का। तो अगर आप इसके स्टेटमेंट को, उसके एक्सप्लेनेशन को समझ रहे हैं और एक न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको दिखाए कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो इस पे समझना इतना ही है। लेकिन क्योंकि इसको जब आप बनाएंगे तो समस्याएं होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट बता देने के बाद भी उनको इस टॉपिक में दिक्कत होता है, कहीं न कहीं गलती लोग कर देते हैं। तो इस पे समझना इतना ही था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए थोड़ा कंसेप्ट डेवलप करने के लिए सवाल आपसे बन जाए, उसके लिए हम लोग इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब धीरे धीरे आपका कंसेप्ट इस पे और क्लियर होगा। तो आज आप इतना देख के इसको समझ लीजिए और फिर बताइए कि फिर समझ में आया कि नहीं। कहीं डाउट हो तो उसको पूछ लीजिए। फिर हम लोग अगले क्लास में इसी पे फिर कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे, कुछ इसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आएंगे। तो उसको जब आप बना लेंगे, समझेंगे, तब आप समझेंगे कि अब हम किरचॉफ्स लॉ समझ रहे हैं, है ना। अभी ये इसका बेसिक था, इसको एक बार देख के समझने का कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही।